क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो तब पैदा होती है जब एक भरा पूरा रिश्ता टूटकर बिखरता है? धमाका नहीं होता, चीखें भी नहीं निकलती, बस एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। वो सन्नाटा जो आपको अंदर से खाना शुरू कर देता है। हम सब अपनी जिंदगी में एक गुनाह छुपा कर चलते हैं, एक ऐसा सच जिसे हम खुद से भी नहीं बोलते। हमें लगता है कि हम भाग रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, अपनी आदतों को धुएं में उड़ा रहे हैं। पर सच ये है कि हम जहां भी जाते हैं वो खामोशी हमारे पीछे पीछे चलती है। अक्सर हम जिसे गलती कहते हैं वो दरअसल हमारी फितरत होती है, और जिसे हम इंतजार समझते हैं वो सिर्फ हमारी कायरता। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी वफा ही आपकी सबसे बड़ी बेवफाई थी, या जिसे आप अपना सुकून मान रहे थे वो दरअसल आपकी रूह का सबसे गहरा जख्म था। द लास्ट सिगरेट भी ऐसी ही एक कहानी है, तो एंजॉय कीजिए इस स्टोरी को। कहानी के पीछे की कहानी। जिंदगी क्लास, वाइवा और लैब रिपोर्ट्स के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसकर रह गई थी। मुझे एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने उन लंगोटिया यारों के साथ लद्दाख की बाइक ट्रिप कर जाने का प्लान बनाया, जो हर सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे थे। शाम का वक्त था जब हमने नुब्रा वैली में अपने टेंट लगाने का सोचा। तारों भरी रात के नीचे कैंपिंग, पास में बहती नदी और हाथ में चाय का कप। कॉलेज के उस थका देने वाले हेक्टिक शेड्यूल के बाद मैं बस इसी सुकून के सपने देख रहा था। वीरेंद्र ने अंगड़ाई ली और बोला, मुझे लगता है डिनर में पास्ता बनाना चाहिए, पर हमारा ये छोटा गैस सिलेंडर कभी भी जवाब दे सकता है, तो चलो मैगी से ही काम चला लेते हैं। चंदू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भाई हम किसी हॉस्टल के लड़कों की तरह मैगी बनाने इतनी दूर लद्दाख नहीं आए हैं, हमें लकड़ियों की ज़रूरत है। अमित, मेरे साथ चल, कहीं से ढूंढ कर लाते हैं। अभय ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुझे अंदाजा भी है कि ये एक ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी? पर चंदू तब तक काफ़ी दूर निकल चुका था। 10 मिनट बाद वो वापस आया, उसके हाथ लकड़ियों से भरे थे और चेहरे पर एक बड़ी सी स्मग वाली मुस्कान थी। मैंने उसे हैरानी से देखा। कसम से भाई, तुझे ये सब कहाँ से मिला? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये राज की बात है मेरे दोस्त। हम सब हंसे और आग जलाई। उस आग की गर्माहट में हमने कुछ पकाने का सोचा। हमने अंडे उबाले और आग पर ही पास्ता बनाया, जिसकी खुशबू लद्दाख की उस ठंडी हवा में घुल गई। खुले आसमान और अनगिनत तारों के नीचे बैठकर हमने खाना खाया, खूब मजाक किया और पुरानी यादें ताज़ा की, यहाँ तक कि हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द होने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे होकर बैठा और दोस्तों की हंसी और आग की गर्मी को महसूस किया, तभी मेरी नज़र लगभग 50 मीटर दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो एक बड़े से पत्थर पर एकदम बुत बनकर बैठा था, जैसे अपनी ही किसी गहरी सोच में खोया हो। हल्की रोशनी में सिर्फ उसकी सिगरेट की सुलगती हुई नोक दिख रही थी, जो अंधेरे में किसी अकेले तारे की तरह टिमटिमा रही थी। उसे देखकर मेरे मन में जिज्ञासा जागी। वो यहाँ अकेला क्या कर रहा था? इतनी सुनसान जगह पर सबसे अलग थलग कैंपिंग क्यों कर रहा था? मेरा मन नहीं माना और मैंने उसके पास जाने का फैसला किया। नमस्ते भाई, मैंने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा शांत तो था, पर उस पर एक अजीब सा बोझ दिख रहा था, जैसे वो कोई बहुत भारी याद दिल में दबाए बैठा हो। कबीर, उसने कहा, देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। मुझे बात शुरू करने का बहाना मिल गया। अरे वाह, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, मैंने कहा, और बस वहीं से हमारी बातचीत जम गई। हमने अपने शहरों, उन रास्तों और मेरे सफ़र की वजहों के बारे में काफ़ी बातें की। बातों बातों में मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वैसे कबीर भाई, क्या आप शादीशुदा हैं? उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है, उसने कहा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों, ऐसा क्यों? उसका अंदाज एकदम बदल गया। उसने दूर अंधेरे में देखा, अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया और आखिरकार बोला, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, ये तो वो चीज़ है जिससे डरना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? मैंने पूछा। कबीर एकदम खामोश हो गया। कुछ पलों के लिए हमारे चारों ओर सिर्फ उस रात का सन्नाटा और सिसकियां थीं। फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कश छोड़ा और बोला, लंबी कहानी है भाई, तुम्हारे दोस्त सोने जा रहे हैं, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, पर मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं था। मैं देर से सोता हूँ, मैंने झूठ बोला, और इस तारों भरी रात के नीचे एक लव स्टोरी सुनने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वो सिर हिलाते हुए थोड़ा हंसा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कबाड़ा है। कभी कभी कबाड़े भी याद किए जाने के काबिल होते हैं, मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। वैसे भी आप इसे अपने साथ यहाँ इतनी दूर अकेले लेकर आए हैं, शायद ये कहानी खुद सुनाए जाने का इंतजार कर रही है।
कबीर ने एक ठंडी आह भरी और मुझे तिरछी नज़र से देखा। क्या तुम कोई राइटर वाइटर हो क्या? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मैं सिर्फ कहानियां जमा नहीं करता, मैं उन कहानियों का इंतज़ार करता हूं जो अपनी छाप छोड़ जाए। और आपकी कहानी वैसी ही लग रही है। उसने अपनी सिगरेट की राख छाड़ी, एक और कश लिया और बोला, ये ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है जिसे सुनकर तुम्हें मज़ा आएगा। मुझे परियों वाली कहानियां वैसे भी पसंद नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। परियों वाली कहानियां? नहीं भाई, मेरी कहानी तो किसी डरावने सपने जैसी है। वो अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट को ऐसे घुमा रहा था जैसे वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हो। कुछ कहानियों को दफन रहने देना ही बेहतर है। वे बोलने से ठीक नहीं होती, बल्कि उनसे दोबारा खून बहने लगता है। मैं समझ सकता था कि वो चाहता था कि मैं इस बात को यहीं छोड़ दूं और सन्नाटा इसकी इस बात को निगल जाए, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था, कुछ कच्चा और शांत, जिसने मुझे उसकी ओर और झुका दिया। अगर अभी भी खून बह रहा है तो शायद अब वक्त आ गया है कि कोई उस जख्म को देख ले। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर आखिरकार मेरी तरफ मुड़ा। क्या तुम अभी भी पक्का इसे सुनना चाहते हो? मैंने कहा, सिर्फ तभी जब आप तैयार हों। वो पल भर के लिए रुका और बोला, ठीक है, मैं शुरू करता हूं, लेकिन एक शर्त है। ये मेरी आखिरी सिगरेट है और जैसे ही ये ख़त्म होगी हम रुक जाएंगे, क्योंकि बिना सिगरेट के प्यार को कौन याद करना चाहता है। मेरी आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। उसे ये नहीं पता था कि मेरी जैकेट की जेब में 8 सिगरेटों वाली एक डिब्बी पड़ी थी, जिसे मैंने रास्ते में एक ढाबे से खरीदा था। उसे क्या पता था, मेरे पास उसे पूरी रात बातों में उलझाए रखने का पूरा प्लान था। मुझे पता था कि मैं चालाकी कर रहा था, या शायद पेशेवर तौर पर बेईमानी। वो मैं नहीं था जो उसकी बात मान रहा था, वो मेरे अंदर का वो लेखक था जो कहानियों का लालची था। इसलिए मैंने एक जिम्मेदार बड़े आदमी की तरह तुरंत उसकी शर्त मान ली, जबकि मेरा जिम्मेदार बनने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। एक छोटे से ठहराव के बाद कबीर ने अपनी पहली सिगरेट जलाई, ये सोचकर कि ये उसकी आखिरी है। उसने गहरी सांस ली, लद्दाख की उस ठंडी हवा में धुएं को तैरने दिया और अपनी कहानी शुरू की। पहली सिगरेट। वो मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे, जब कोई फिक्र नहीं होती थी। पूरा दिन बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में गुजर जाता था। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं उस तरह का लड़का था जो मस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। यकीन मानिए, मैं किताबी कीड़ा तो बिल्कुल नहीं था। फिर भी न जाने कैसे मेरे नंबर हमेशा यामिनी के आसपास ही आ जाते थे। क्लास में किसी को यकीन नहीं होता था कि यामिनी जैसी लड़की मेरे जैसे एवरेज दिखने वाले और आवारा किस्म के लड़के के साथ दिखेगी। लड़कियां मेरे बारे में वही सोचती थीं जो लड़के यामिनी के बारे में। बस फर्क ये था कि वो पढ़ाकू और खूबसूरत थी और मैं बस एक आम सा लड़का। यामिनी और मैं एक ही स्कूल बस से जाते थे। तब मैं उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। शायद उसके कॉन्फिडेंस, उसकी परफेक्शन, या जिस तरह से हर कोई उसकी तारीफ करता था, उस वजह से। मुझे आज भी याद है जब इंडिपेंडेंस डे पर उसे इंग्लिश में स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। बाकी सब कागज से देख देख कर अटक रहे थे, पर उसने एक बार भी नीचे नहीं देखा। उसकी आवाज़ में ऐसी रवानी थी कि स्पीच खत्म होते ही टीचर्स ने भी तालियां बजाईं। मैंने खुद से कहा कि मुझे उसके इस कॉन्फिडेंस से नफरत है, पर सच तो ये था कि अंदर ही अंदर मैं उसका कायल था। मेरे दोस्त और मैं पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो अपना चेहरा भी ठीक से नहीं धोती। पर सच तो ये है कि वो बला की खूबसूरत थी, भले ही आप उसे सोकर उठते ही क्यों न देख लें। हमारी असली मुलाकात ट्यूशन में हुई, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थीं और स्कूल बंद था, और वहीं से सब बदल गया। एक दिन अचानक उसने मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। मैं सन्न रह गया। हमारी पहले कभी बात नहीं हुई थी। उसके बारे में मैंने जो भी धारणाएं बनाई थीं, बात करते ही वो सब धुएं की तरह उड़ गईं। वो बहुत दयालु, ईमानदार और हैरान करने वाली हद तक सादी थी। उसे आलू टिक्की चाट और कॉर्नेटो बटरस्कॉच बहुत पसंद थी, और ट्यूशन के बाद हम अक्सर साथ में ये खाते थे। ट्यूशन के बाद का वो रास्ता, जो 10 मिनट का था, अक्सर गप्पे मारते हुए घंटों में बदल जाता था। वो दिन जादुई थे। एक दिन क्लास के बाद छोटी सी बाउंड्री वॉल पर बैठे हुए उसने कहा, पता है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसकी हर चीज़ लॉजिकल लगती है। सारे नियम और लॉजिक बिल्कुल फिट बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स तो कमाल है, मैंने जवाब दिया, ये कोशिश करते हुए कि मैं बुद्धू ना लगूं। उसने मुझे तिरछी नज़रों से देखा। सच में? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। किसने कहा मुझे पढ़ना पसंद है? मुझे बस फिजिक्स पसंद है। अच्छा, और इसमें तुम्हें ऐसा क्या पसंद है? मैं आधा सेकंड के लिए जम गया। असली जवाब तो तुम थी, पर जाहिर है मैं ये कह नहीं सकता था। वो इसके कॉन्सेप्ट्स, वही न्यूटन, आइंस्टाइन, ग्रेविटी और वो सब। वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अच्छा तो मिस्टर फिजिसिस्ट,
आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? मैंने अपना सिर खुजलाया। बस समझ लो कि फिजिक्स के साथ मेरा कनेक्शन पढ़ाई वाला कम और इमोशनल ज़्यादा है। उसने उत्सुकता से सिर झुकाया। इमोशनल? अब तो तुम्हें यह समझाना पड़ेगा। मैंने कंधे उचकाए और दूसरी तरफ देखने लगा। तुम्हें पसंद है इसलिए मुझे भी पसंद है। उसकी पलकें झपकीं। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। किसी सब्जेक्ट को पसंद करने की ये सबसे बेवकूफ़ी भरी वजह है, पर सुनने में अच्छा लगा। मैं मुस्कुराया। कहा था ना, मैं सरप्राइजेस से भरा हुआ हूं। मेरे बेस्ट फ्रेंड कुणाल ने कोचिंग में हमारे बीच हो रही हर चीज़ को नोटिस कर लिया था। उसने देखा कि कैसे मुझ जैसा लड़का, जो कभी लड़कियों की बात नहीं करता था, अब यामिनी के साथ घंटों बिता रहा था। वही लड़की जिससे मैं कभी नफरत करने का दावा करता था। अब मैं बात करते हुए शर्माता और मुस्कुराता रहता था। पर कुणाल की राय उसके बारे में कभी नहीं बदली। वो हमेशा मुझे चेतावनी देता था, वो बहुत चालाक है। कुणाल ज़्यादा बात करने वाला या बहुत दोस्त बनाने वाला लड़का नहीं था। उसका सर्कल छोटा था। वो एक जवान शरीर में किसी बूढ़े आदमी जैसा था, जो हमेशा मुझे सलाह देता रहता था। मुझसे उलट उसका खुद पर पूरा कंट्रोल था। मैंने उसे कभी भटकते या सोच में खोए हुए नहीं देखा। पछताना तो दूर की बात थी। मैं उसकी बातें हमेशा सुनता था, हालांकि उन पर अमल कम ही करता था। कुणाल ने भौएं चढ़ाकर मुझे देखा। क्या चल रहा है कबीर? आजकल यामिनी से बड़ी बातें हो रही हैं। सब ठीक तो है? मुझे याद है स्कूल में तो तू हमेशा उसकी बुराई करता था। मैंने कंधे उचकाए। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई। उसने बस दोस्ती के लिए पूछा और मुझे मना करने की कोई वजह नहीं दिखी। सच कहूं तो तुझे भी उससे बात करनी चाहिए। वो असल में... नहीं, ये बकवास अपने पास रख। उससे दूर रह। वो तेरे लिए सही लड़की नहीं है। अरे यार कुणाल, मैंने कब कहा कि मैं उसे पसंद करता हूं? हम बस कभी कभी बात करते हैं, सब कैजुअल है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। उससे बात करते हुए तेरे चेहरे की लाली सब बयान कर देती है। और क्लास के बाद तुम दोनों कहाँ जाते हो? मेरा अंदाजा है कोई पार्क? मैं हंसा। नहीं भाई, हम बस चाट खाने जाते हैं, और मैं तो यामिनी के आने से पहले भी वहां जाता था। वो मुस्कुराया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हाँ जरूर, पर अब तेरे पास वहां जाने की एक खास वजह है ना? मैंने आंखें घुमाई पर चेहरे पर आने वाली मुस्कान को रोक नहीं पाया। ओ चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल थोड़ा पास आया और आवाज धीमी करके बोला, बस संभल कर रहना कबीर। यामिनी जैसी लड़कियां सिर्फ दोस्त नहीं बनाती, वो लोगों को अपने प्यार में गिरा देती हैं। और जब लोग गिरते हैं तो अक्सर गड्ढे में ही जा गिरते हैं। मैं इसे हंसकर टाल दिया, जैसे कुणाल की कोई और ओवर रिएक्शन हो। पर दिल के किसी कोने में उसके शब्द एक अनसुनी गूंज की तरह रह गए, जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था।